हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और जो वीडियो है दैट इज़ ऑन द टॉपिक ऑफ जुलाई मंथ्स करंट अफेयर। तो जुलाई के महीने के जितने भी करंट अफेयर्स, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, दोज और ऑल आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द टुडेज वीडियो। और ये वीडियो है वो शायद थोड़ी लंबी रहे, वीडियो लॉन्ग रहेगी बट येट बहुत बेनिफिशियल रहेगी, बिकॉज जुलाई मंथ के जितने भी करंट अफेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप आए या फिर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आए, उसमें भी हेल्पफुल रहेगा ये जो जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन जो मैं लेके आया हूँ। सो दिस वुड बी इंक्लूडिंग एवरी फील्ड करंट अफेयर्स, हर फील्ड का करंट अफेयर्स होगा, and it's actually going to be very beneficial for you guys. So let's start the video without wasting any time. सो गाइस, दिस इज मी कमल। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आया हूँ मैं। जुलाई मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सारे इसमें कवर हो जाएंगे। सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और सभी एंट्रेंस एग्जाम्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे इसमें। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो फर्स्ट टॉपिक इज योर जीएसटी। अब ये जीएसटी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। एक तो 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 5 years आर कंप्लीटेड। और उसके अलावा जीएसटी रिगार्डिंग बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी रहा है स्टेट और सेंटर के बीच में। उसके बाद जीएसटी बढ़ा भी है कुछ प्रोडक्ट्स पर। सो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जिसके बारे में जानना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनना बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं इसके। ओके, नाउ मूव टू व्हाट द टॉपिक इज कि जीएसटी को 5 साल पूरे हो चुके हैं, वी नो दैट। सो इसके 5 साल पूरे होने की वजह से जीएसटी डे सेलिब्रेट किया गया था बेलागवी में जुलाई 1 को। 5 साल जो कंप्लीट हुए हैं उसको मार्क करने के लिए, दैट 5 years ऑफ जीएसटी हैव बीन कंप्लीटेड, सो उसको मार्क करने के लिए सेलिब्रेट किया गया था। थीम क्या थी? थीम बेस्ड क्वेश्चंस आर न्यू ट्रेंड। वंस अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग। तो जीएसटी @5 साधन देश के सर्वांगीण विकास का। सो दिस इज द थीम। और जीएसटी की बात करें तो पहली बार कब अनाउंस इंट्रोड्यूस किया गया था, नॉट अनाउंस, इंट्रोड्यूस। तो 2014 में एज 122nd अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल की तरह इसको अनाउंस इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद में अप्रूव कब किया गया? अप्रूव्ड इन 2016 एंड वाज रीनंबर्ड इन द स्टेट्यूट बाय द राज्यसभा, द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट, 101वें अमेंडमेंट एक्ट 2016 में इसको अप्रूव कर दिया गया था राज्यसभा के द्वारा। नाउ मूविंग टू द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी, बड़ा बेसिक सा रहेगा बट ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, वो सब डिस्कस हो जाएगा गाइस। सो सेंट्रल जीएसटी की बात करते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कि भाई सेंट्रल जीएसटी में क्या आता है? सेंट्रल जीएसटी इंक्लूड्स व्हाट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, और विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन्वॉल्व इन द सेंट्रल जीएसटी? सो एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स and few more. These are basic that are involved, the basic text that are involved in central जीएसटी। और स्टेट जीएसटी में क्या, क्या इन्वॉल्व हो गया था? वेट, वैल्यू एडेड टैक्स एंड लग्जरी टैक्स। सो दीज वर इन्वॉल्व इन स्टेट जीएसटी। अब एक और प्रोविजन है दैट इज 279A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहता है? जीएसटी काउंसिल जो है वो फॉर्म की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा टू एडमिनिस्टर एंड गवर्न द जीएसटी। जीएसटी काउंसिल होगी। सो वी नो कि जीएसटी काउंसिल होती है ना, एक जो जीएसटी के रिगार्डिंग जितने भी डिसीजन होते हैं, कब जीएसटी बढ़ाना है, कब कम करना है, सो दैट इज हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। सो हु इज द वन हु फॉर्म्स द जीएसटी काउंसिल? सो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गेटिंग इट आर्टिकल 279A। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेशनल एमएसएमई अवार्ड्स। नेशनल एमएसएमई अवार्ड्स जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज अवार्ड्स वाला जो सिनेरियो आता है उसमें से क्वेश्चन आ ही जाते हैं किसी ना किसी एग्जाम में। सो किस लिए दिया जाता है ये? इट इज अवार्डेड टू स्टेट्स और यूटीज फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर। स्टेट्स या यूटीज को दिया जाता है उनके जो कंट्रीब्यूशन रहा है प्रमोट करने में, डेवलप करने में एमएसएमई सेक्टर को। आई होप आपको एमएसएमई का फुल फॉर्म तो पता ही होगा। ओके, आई एम मूविंग टू नेक्स्ट थिंग नाउ। इफ यू डोंट नो आई विल टेल इट। मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व होती है नेशनल एमएसएमई अवार्ड्स की देते समय? सो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइक, लेट मी मार्क इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। सो ये फुल फॉर्म भी है एमएसएमई की, माइक्रो एम एस, स्मॉल एम मीडियम ई, एंटरप्राइज।
So these awards were given by whom? Prime Minister नरेंद्र मोदी। और कब दिए गए थे? 30th of June 2022। कहाँ दिए गए थे? That is also important. So they were given in Delhi। फर्स्ट रैंक। So, अब क्वेश्चन जो बनेगा ज्यादातर यहाँ से बनता है क्वेश्चन। So उड़ीसा फर्स्ट रैंक, सेकंड बिहार एंड थर्ड इज हरियाणा। So these three states topped it. Now the next topic is the partnership for global infrastructure and investment। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हुए, बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज वेरी रिलेटेड टू प्रेजेंट सिनेरियोज, जहां पर यूएस और चाइना इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, एक न्यू इंडो पैसिफिक रिलेशनशिप्स कॉपरेशन डेवलप हो रहे हैं। तो उसी में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है पीजीआईआई, दैट इज पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, पीजीआईआई। तो ये क्या है बेसिकली, इसको जानते हैं व्हाट इट इज। वैल्यू ड्रिवन, एक हाई इम्पैक्ट और ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप है। किस लिए? टू मीट द इनॉर्मस इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। आपको पता होगा गाइस, दैट इज कि जो यूएस और चाइना इनके बीच में एक ट्रेड वॉर और सेज एक आइडियोलॉजिकल वॉर और एक इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉपरेशन में एक अलग ही तरह की वॉर चल रही है। दैट इज कि चाइना इज हेल्पिंग वेरियस लो इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज। सो इसको काउंटर करने के लिए दिस इज वन ऑफ द काउंटर इनिशिएटिव बाय द यूरोपियन कंट्रीज or says US, those who want to counter the Chinese Belt and Road Initiative। तो उसको काउंटर करने के लिए एक इनिशिएटिव है जिसमें लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज को जो है, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को हेल्प की जाएगी इस इनिशिएटिव के द्वारा। अब ये क्या कब हुआ था? G7 की जो मीट हुई उसमें $600 बिलियन को मोबिलाइज करने की बात की 2027 तक, कि भाई 2027 तक $600 बिलियन जो है मोबिलाइज किए जाएंगे और जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है इनको दिया जाएंगे ताकि इनमें डेवलपमेंट हो सके। अब नाउ टॉकिंग टू नेक्स्ट इज पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इज अ रीलॉन्च ऑफ बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W, दैट इज बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो वर्ल्ड जो पूरे वर्ल्ड में जो सिनेरियो कैसा है कि जैसे कि अगर किसी कंट्रीज को वहां पर अपनी कंट्री में डेवलपमेंट वर्क्स करने एंड ऑल, सो इसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। चाइना टेक्स बेनिफिट ऑफ दैट। चाइना क्या करता है? वो इन्वेस्टमेंट देता है, लाइक इट इज फाइनेंशियल कॉलोनाइजेशन, फाइनेंशियली बर्डन डालता है उस पर एंड देन इट रूल्स ओवर दैट इन दैट वे। तो इसी चीज को काउंटर करने के लिए ये एक इनिशिएटिव है जो कि पहले एक बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के फॉर्म में था, अब इसको चेंज करके और से इवॉल्व फॉर्म है एक बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का, जिसको पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट कहा गया है। नाउ पीजीआईआई दैट हैव बीन टॉकिंग की एक G7 का एक इनिशिएटिव है काउंटर करने के लिए चाइना का $multi-trillion जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI, इसको काउंटर करने के लिए कब लिया गया था डिसीजन? दैट वाज इन 48th G7 समिट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट थिंग इज 4 पिलर्स ऑफ पीजीआईआई। सो बेसिकली ये तो ना हर चीज पर पैसा खर्च किया जाएगा या हर चीज में इन्वेस्टमेंट दी जाएगी या फिर कुछ ही चीजों में दी जाएगी, कितनों में दी जाएगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सो फर्स्ट देयर आर 4 पिलर्स, 4 बेसिक सेक्टर्स जहां पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। वेरी फर्स्ट वन इज ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू क्लीन एनर्जी सप्लाई। आज when world is facing the problem of carbon emission, climate change and all, it becomes very important to invest in clean energy supply। so उसी को मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज जो लो इनकम कंट्रीज होते हैं दे आर नॉट कैपेबल ऑफ इन्वेस्टिंग और सेज बिल्डिंग बेटर द क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन्स एंड ऑल। सो उनको सपोर्ट करने के लिए सो फर्स्ट पिलर वुड बी टू सपोर्ट द ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू द क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन। सेकेंड वन इज डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है आईसीटी, बेसिकली उसको सपोर्ट करना, उसमें इन्वेस्टमेंट देना। थर्ड इज द प्रोजेक्ट एम्स टू एडवांस द जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर इक्विटी बोथ थिंग्स पे वर्क करेगा ये, उनमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। नेक्स्ट इज द फोर्थ वन इज प्रोजेक्ट स्ट्रेसेस द अपग्रेडिंग ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। कोविड के बाद से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज और द कंट्रीज का बहुत ज्यादा बुरी तरह से इफेक्ट हुआ है। सो उसी को अपग्रेड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट दी जाएगी, बिकॉज जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं दे आर नॉट मच केपेबल
ऑफ डेवलपिंग अ बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उनको इन्वेस्टमेंट दी जाएगी. सो दीज आर 4 पिलर्स ऑफ PGII. तो नेक्स्ट टॉपिक इज द लॉन्च ऑफ रॉकेट PSLV C-53. तो ये क्या है जो PSLV C-53 है, तो इसके बारे में जानते हैं. सो व्हाट इट इज PSLV C-53. It is a second dedicated commercial mission of the New Space India Limited, Department of Space, ISRO. Now PSLV C-53 जो ये एक सेकेंड डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का. अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई, जो PSLV C-53 था, ये मिशन किसका था? इट वाज द मिशन ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. और नाउ कौन सा, लाइक व्हाट काइंड, व्हाट फील्ड वी आर टॉकिंग अबाउट? सो इट इज ISRO. विच ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली? तो ISRO is the organization. Department ISRO में Department of Space. Now New Space India Limited is that. Now satellites, 3 Singapore satellites would be launched. कब? 30th of June. कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्री हरिकोटा. जब भी कोई भी साइंस से एज, जब भी सैटेलाइट्स एंड ऑल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, दे आर मोस्ट चांसेस कि ये क्वेश्चन आए कि भाई ये वाली सैटेलाइट, ये वाला रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया था. सो PSLV C-53 was launched from the Satish Dhawan Space Center at Shri Harikota. So this was all about this. नेक्स्ट इज QS बेस्ड बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रीवियस जो क्वेश्चंस रहे हैं हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसमें रिपोर्ट्स, देयर आफ्टर कुछ इंडेक्सेस, कुछ रैंकिंग, इस बेस पे क्वेश्चंस बहुत आए हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023. इसके बारे में जानते हैं. तो भाई ये लॉन्च किसने करा था? by whom? Global Higher Education Consultancy, that is Quacquarelli Simmons. So QS का full form देख लो guys. This is the full form of QS, that is Quacquarelli Simmons. Now talking about ranking, so first best city was London, second Seoul, third Munich, fourth Zurich and fifth is Melbourne. इंडिया की सिटी की बात करें तो मुंबई ने टॉप किया है, 103rd रैंक. बेंगलुरु 114, चेन्नई 125 और दिल्ली आई है 129. तो ये रैंकिंग रही है. इसमें बेसिकली रैंकिंग पे क्वेश्चन पूछ लेता है और अगर कुछ और पूछता है दैट इज जस्ट कि किसने लॉन्च किया था, किसके द्वारा ये इंडेक्स रैंकिंग जो है प्रेजेंट की गई थी. दैट्स ऑल व्हाट इट कैन आस्क फ्रॉम दिस टॉपिक. नेक्स्ट मूविंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. ऑलमोस्ट 2-3 टॉपिक जो हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं. जो G7 समिट हुई है, 48 G7 समिट, सो इसी से रिलेटेड है. तो अब बात करते हैं 48 G7 समिट के बारे में. कहाँ हुई भाई? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ का. स्कॉल्स एल्मो जर्मनी. जर्मनी में हुई है. स्कॉल्स एल्मो जर्मनी. कब हुई? 26 से 28 जून 2022. 26 से 28 जून के बीच में हुई थी. नाउ हेडेड बाय जर्मनी, क्योंकि 2022 के लिए जो चेयर कर रहा है कंट्री G7 को, दैट इज जर्मनी इटसेल्फ. नाउ पार्टिसिपेंट्स, व्हाट आर द पार्टिसिपेंट्स फॉर दिस? तो G7 मेंबर्स थे और इनवाइटीज भी थे. तो G7 मेंबर्स कौन कौन से वो जानने थे? यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड US. सो दीज आर 7 मेंबर्स. और इनवाइटीज की बात करें तो अर्जेंटीना, इंडिया, इंडोनेशिया, सेनेगल एंड साउथ अफ्रीका. एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है गाइस, दैट इज कि इनको इनवाइट किसने किया था? जो ये इनवाइटीज हैं, इनको इनवाइट किसने करा था? ऑफ कोर्स जो हेड कर रहा है, तो दैट वाज जर्मनी इटसेल्फ. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज G7. अब हमने G7 के 48 समिट के बारे में तो बात करी, लेकिन G7 क्या है इसके बारे में तो बात करने जरा थोड़ी सी. तो G7 क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 7 वेल्दी डेमोक्रेसीज के. एज सिंपल एज दैट. इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 7 वेल्दी डेमोक्रेसीज के. कौन कौन से मेंबर? जो पहले ही बताया था, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड द US. कब फॉर्म हुआ था? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस टॉपिक से, दैट इज 1975 में फॉर्म हुआ था G7. नाउ दिस टॉपिक, ये जो ऐसा टॉपिक है ऑलमोस्ट सुनते ही रहते हैं. एक और कारण सुनने का, दैट इज पाकिस्तान का. सुनते हैं ना हर 6 महीने में कि FATF ने दोबारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पर ही रखा. सो दैट्स द रीजन. सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू
कीप इट इन माइंड व्हाट एफएटीएफ इज, और उसके अलावा एक और करंट अफेयर्स का टॉपिक इससे लिंक्ड है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं एफएटीएफ के बारे में। क्या है एफएटीएफ? एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो असेस करती है स्ट्रेंथन करने के लिए कंट्री के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क्स को। गेटिंग इन गाइस? एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, कीप इट इन माइंड। कब फॉर्म हुई थी? 1989 में G7 की जो समिट हुई थी पेरिस में। G7 की समिट हुई पेरिस में 1989 में फॉर्म हुई। मेरा आपसे यहाँ एक क्वेश्चन है, जो ये G7 की समिट हुई थी पेरिस में, ये कौन सी समिट थी? एज लाइक दिस ईयर इट वाज 40th समिट, सो 1989 में कौन सी समिट हुई थी? यू गाइस हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग इज हेडक्वार्टर ऑफ एफएटीएफ, इट इज इन पेरिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। नाउ मेंबर्स, देयर आर 39 मेंबर कंट्रीज, देयर आफ्टर यूरोपियन कमीशन, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। So three categories members are basically there. Moving to the next thing is president कौन है इसके? टी राजू कुमार। सो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये प्रेसिडेंट जो है, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि जो इसके जो प्रेसिडेंट न्यू अपॉइंट हुए हैं इसी साल, दैट्स वाई ये करंट अफेयर का टॉपिक बन जाता है। और टी राजू कुमार जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, सो दैट्स वाई आल्सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर करंट अफेयर्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग इज एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021। तो इसके बारे में बात करते हैं। एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 तो किसने रिलीज करा था? रिलीज्ड बाय नाइट फ्रैंक, एक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है जो कि लंदन में है, बेसिकली यूके। नाइट फ्रैंक ने लॉन्च करा है, कीप दिस इन माइंड। मतलब टॉप 5 ग्रीन रेटेड सिटीज जो है, प्लेटिनम कैटेगरीज कहते हैं इनको, जो टॉप 5 की सिटीज होती हैं। सो दोज आर योर Singapore, Sydney, Singapore I know, like you know well. Sydney is in Australia, Wellington is in New Zealand, Perth, Australia, Melbourne in Australia. So overall Australia has done better. गोल्ड कैटेगरी में बात करें, गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी, सो इंडिया की जो आई है, इंडिया की बेंगलुरु सिटी, बेंगलुरु इज द ओनली प्लेस ऑफ इंडिया दैट इज रैंक्ड इन गोल्ड कैटेगरी। सो गोल्ड कैटेगरी में आई, that is the like 11 to 15, this is the gold category. Now silver standard category 16 to 20, so that is Delhi, Hyderabad, Mumbai. So इनकी रैंकिंग भी याद रखना, गोल्ड कैटेगरी में जो बेंगलोर है उसकी रैंकिंग 14th है, दिल्ली की 17th है, हैदराबाद की 18th और मुंबई की 20th। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन दे देता है ऐसे कई बार। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट थिंग इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 59A। तो इसके बारे में पहले तो बात करते हैं भाई ये न्यूज़ में क्यों था, उसके बारे में बात करेंगे। सो उसके बाद बात करेंगे कि भाई ये जो 69A है ये है क्या। पहले बात करते हैं वाई इन न्यूज़। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको मेटी कहते हैं, इसने ऑर्डर इशू करे अंडर सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट 2000। तो इसने क्या करा कि ट्विटर को बोला कि भाई जो तुम्हारी साइट पर कुछ ऐसी पोस्ट है इनको हटाओ। किसका हवाला देते हुए? 69A के। इसने बोला कि भाई 69A के अकॉर्डिंग ये पोस्ट नहीं है तो इनको हटाओ। तो ये इस वजह से न्यूज़ में था। नाउ टॉकिंग अबाउट 69A क्या है उसके बारे में बात करते हैं। 69A, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इशू कर दिया ऑर्डर 69A के अंदर कि ट्विटर को कि भाई अपने साइट से पोस्ट कराओ। दैट इज, इसमें क्या बोला गया कि भाई टर्म इंटरमीडिएटरीज जो है ना, इंटरमीडियरीज, वो इंक्लूड करता है प्रोवाइडर्स फॉर टेलीकॉम सर्विसेज, नेटवर्क सर्विस, इंटरनेट सर्विस एंड वेब होस्टिंग बिसाइड सर्च इंजन। अब सर्च इंजन के अलावा, सर्च इंजन लाइक एज लाइक गूगल, इनके अलावा जो इंटरमीडियरीज टर्म है ना, उनको बताते हुए इसने बोला कि भाई ये टेलीकॉम सर्विसेज को भी इन्वॉल्व करेगा, नेटवर्क सर्विस को भी इन्वॉल्व करेगा, इंटरनेट सर्विस को भी इन्वॉल्व करेगा, उसके बाद वेब होस्टिंग को भी इन्वॉल्व करेगा, ना कि सिर्फ सर्च इंजन, ऑनलाइन पेमेंट एंड ऑक्शन साइट्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेस और साइबर कैफेज एंड ऑल। तो इनके अलावा इन सब में मीन्स ऑल दीज टर्म्स आर इन्वॉल्व इन इंटरमीडियरीज। Now talking about next topic, that is the interstate council. Interstate council becomes a very not like little new topic but very important to know. So न्यूज में क्यों था, वाई इन न्यूज? तो रिसेंटली इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है। प्राइम मिनिस्टर as a chairman and the chief minister of all the states and 6 union ministers as members। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे इसके,
और चीफ मिनिस्टर सभी स्टेट्स और 6 यूनियन मिनिस्टर्स भी इसके मेंबर बने हैं। तो ये है क्या, ये एक इंटर स्टेट काउंसिल जो है ये एक recommendatory body है that has been empowered to investigate and discuss subjects of common interest between union and states or among states. Like states और states के बीच में, union और states के बीच में जो कुछ issues होते हैं, जो important topics होते हैं, उनको investigate और discuss करने के लिए एक council है, as simple as that. Now next is government has also reconstituted the standing committee of interstate council with union home minister. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दे सकता है। फॉर एग्जांपल ये पूछा जा सकता है कि स्टैंडिंग कमेटी जो है, जो स्टैंडिंग कमेटी है इंटरस्टेट ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल, उसके हेड कौन है? सो दैट इज योर यूनियन होम मिनिस्टर, गेटिंग इट, एज लाइक अमित शाह वुड बी देयर, एंड इन केस ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल द चेयरमैन इज द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग इज कॉम्पोजिशन के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। प्राइम मिनिस्टर विल बी द चेयरमैन, चीफ मिनिस्टर होंगे सब स्टेट्स के, चीफ मिनिस्टर्स होंगे यूटीएस के जिनकी जो विच आर हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे यूटीएस के नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर्स होंगे स्टेट्स के अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, गवर्नर्स रूल इन द केस ऑफ जेएनके मेंबर्स एंड ऑल। लाइक जेएनके के सिचुएशन में क्या होगा, वहाँ के जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ही वुड बी फ्रॉम देयर साइड, और यूटीएस के जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, एज लाइक दिल्ली हैव द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसके उसमें चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है, सो इन दैट केस देयर वुड बी दी बेसिकली द एडमिनिस्ट्रेटर जो भी होंगे वहाँ के, दैट। सो नेक्स्ट इज यूएन ओशंस कॉन्फ्रेंस। तो यूएन की कॉन्फ्रेंसेस आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर करंट अफेयर्स, सो इसलिए बात करते हैं यूएन ओशंस कॉन्फ्रेंस 2022। सो बेसिकली ये है क्या, कॉन्फ्रेंस हेल्ड टू इंश्योर ग्लोबल कोऑपरेशन टुवर्ड्स प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेंस of the ocean ecosystem of the world. Basically ocean ecosystem, nowadays you are watching कि हर तरह के इकोसिस्टम और से environmental protection के लिए there are a lot more conferences going on at the world level. So it is one of those कि oceans को conserve करने के लिए एक conference है, UN is the one that is organized that has organized this. So that's why it is UN Oceans Conference 2022. Who is hosting the conference? Host कौन है? It is co-hosted, like two governments are there, Kenya and Portugal. So ये दो कंट्री मिलकर होस्ट कर रही हैं. So it is important question, so keep it in mind. Indian delegation कौन रहेगा यहाँ पर? Minister of Earth Sciences. So now you have to tell me one more thing in the comment section, that is who is the Minister of Earth Sciences. मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस कौन है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्रीज के बारे में जानना. एसडीजी, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में एसडीजी से रिलेटेड, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो इनसे रिलेटेड पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आता है. सो कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इससे लिंक है? दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14, लाइफ बिलो वाटर. वर्ल्ड ओशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 जून. दिस इज अबाउट यूएन ओशंस कॉन्फ्रेंस. टॉकिंग अबाउट इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2021, जैसे मैंने बताया था इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तो दोनों ही है, इंडेक्स रिपोर्ट. सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. इंडेक्स और रिपोर्ट्स लाइक बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप लाइक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनना बहुत आसान होता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं. सो किसने रिलीज करी जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2021? किसने? बाय नीति आयोग. नीति आयोग की फुल फॉर्म तो पता होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग. सो नाउ इंडिकेटर्स, आई विल टेल वन मोर थिंग रिलेटेड टू नीति आयोग आफ्टर दिस टॉपिक. सो इंडिकेटर्स जो है पहले 2020 में 36 थे, लेकिन अब 66 हो चुके हैं. सो अराउंड देर इज देन इंक्रीज ऑफ अबाउट 30 इंडिकेटर्स. 30 इंडिकेटर्स बढ़ चुके हैं, पहले 36 थे, अब 66 हो चुके हैं. कैटेगरीज, स्टेट्स को रैंक किया जाता है बेसिकली, तो स्टेट्स को 3 कैटेगरी में रैंक किया गया. मेजर स्टेट्स हो गए, स्मॉलर स्टेट्स एंड यूटीज. सो मेजर स्टेट की कैटेगरीज में 2000 लाइक मेजर स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड ऑल. सो मेजर स्टेट की कैटेगरीज में टॉप स्टेट्स जो रहे, कर्नाटका ने टॉप करा 18.05 स्कोर से. उसके बाद तेलंगाना आता है और उसके बाद हरियाणा आता है. बॉटम स्टेट्स में देखा जाए तो बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो है ये मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में सबसे नीचे आते हैं. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट थिंग इज हिल एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. हिल एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं टॉप जो है, टॉप पे जो है मणिपुर आया है, उसके बाद उत्तराखंड है एंड मेघालय है.
बॉटम में देखा जाए तो हिल एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में नागालैंड जो है लास्ट आया 10th रैंक पे। उसके बाद यूनियन टेरिटरी या कह लो कि स्मॉलर स्टेट्स जो होते हैं, टॉप में देखा जाए तो चंडीगढ़ जो है टॉप परफॉर्मर रहा है 27.88 स्कोर के साथ। उसके बाद दिल्ली है, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार है। उसके बाद बॉटम में देखा जाए तो लद्दाख ने रैंक करा है लास्ट 9th स्टेट। लद्दाख इज द लास्ट स्टेट विच रैंक 9th। Now next topic is world population prospectus. Population से related issues are becoming more relevant nowadays. So important topic है world population prospectus के बारे में बात करते हैं। world population what is it basically, ये है क्या? It is a the population division of United Nations and has been publishing the world population prospectus in a biennial cycle since 1951. अब यूएन का जो एक पॉपुलेशन डिवीज़न है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस प्रेजेंट करता रहा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन के रिगार्डिंग जितने भी थे, लाइक एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट, सो उसके रिगार्डिंग एक प्रोस्पेक्टस आता है, दैट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस, दैट इज रिलीज बाय पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ यूनाइटेड नेशन और इन अ बायएनियल साइकिल सिंस 1951। बायएनियल मीन्स वंस इन 2 years में रिलीज किया जाता है। कब से? 1951 से। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022। अब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 जो रिलीज की गई थी, दैट वाज बाय पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ यूनाइटेड नेशन, सेम थिंग। अब फाइंडिंग्स देख लेते हैं इसकी। वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है 8 बिलियन पहुंच जाएगी नवंबर 15 2022 तक, ये कहा गया है। नो इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना एज अ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेस कंट्री इन द 2023, जो कहते आ रहे हैं कि चाइना से ज़्यादा हो जाएगी, एंड दैट वुड हैपन। द ग्लोबल पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो around 8.5 billion in 2030, 9.7 billion in 2050 and 10.4 billion in 2100। तो ऐसा ट्रेंड बताया गया है इसके द्वारा। नेक्स्ट थिंग इज कि मोर देन हाफ ऑफ द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द ग्लोबल पॉपुलेशन अप टू 2050 विल बी कंसंट्रेटेड इन दीज जस्ट 8 कंट्रीज। ये जो 8 कंट्रीज हैं, जो हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन का इंक्रीज होगा वो सिर्फ इन 8 कंट्रीज में होगा। कौन कौन सी है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। सो दीज आर मोस्टली डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज। सो इसी में वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो 50% इंक्रीज है वो इन्हीं कंट्रीज में होगा। टॉकिंग अबाउट द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को क्या है, थोड़ा सा इम्प्रूव और सेस चेंजेस हैं, देयर आर फ्यू चेंजेस इन इट, और इम्पॉर्टेंट बन जाता है इनको जानना, क्योंकि वी आर सेलिब्रेटिंग द आज़ादी का अमृत महोत्सव एंड हर घर तिरंगा एंड देयर आर लॉट मोर स्कीम्स गोइंग ऑन रिगार्डिंग द फ्लैग। तो तिरंगे से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स, नॉट स्कीम्स, देयर वेयर प्रोग्राम्स गोइंग ऑन। सो उसके रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को जानना। तो बेसिकली है क्या? It allowed the unrestricted display of the tricolor as long as the honor and dignity of the national flag were respected। अब ये क्या कहता है कि भाई फ्लैग, जो इंडियन ट्राइकलर फ्लैग है उसको तब तक डिस्प्ले करो जब तक उसकी डिग्निटी और ऑनर पे कोई आँच ना आए, इन दैट वे, गेटिंग इट, तब तक उसकी डिग्निटी और ऑनर बचा रहा है, उसके यू कैन डिस्प्ले दैट। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा है कि जो नेशनल फ्लैग है वो दैट कैन रिमेन होस्टेड थ्रू द नाइट्स इफ इट इज इन द ओपन एंड होस्टेड बाय द मेंबर ऑफ पब्लिक। पहले क्या था, ट्राइकलर जो था वो सनराइज और सनसेट के बीच में, मतलब मान लीजिए 6 बजे सूरज डूबता है और सुबह 5 बजे निकलता है, तो इसके बीच में होस्ट नहीं किया जा सकता था नेशनल फ्लैग को। बट नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चेंजेस लाए हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में और कहा गया है कि भाई नाइट में भी, इवन ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट कैन बी होस्टेड। जस्ट अ सिचुएशन इज कि ये ओपन में हो, ओपन ग्राउंड, नॉट लाइक कि एक ऑडिटोरियम एंड हॉल में हो रहा है जहाँ पर जो बंद है पूरी तरफ से, और या फिर कोई नॉर्मल पर्सन इज देयर हु इज होस्टिंग इट, ओपन में हो और मेंबर ऑफ पब्लिक जो है अगर वो होस्ट कर रहा है देन इट कैन बी। और कौन से मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्वॉल्व है इसमें। इंडिया के नेशनल फ्लैग के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करना ज़रूरी है क्योंकि रिसेंटली में इसके रिगार्डिंग एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना भी था, डैट वाज कि जो नेशनल फ्लैग है इंडिया का, दैट इज डिज़ाइन बाय होम। सो उसका आंसर भी हमें मिलेगा यहाँ पर। 1906 में ट्रेंड्स देखते हैं इंडियन नेशनल फ्लैग में कैसे कैसे है। 1906 में फर्स्ट नेशनल फ्लैग जो था वो डिज़ाइन किया गया था। ये कैसा था? इसमें 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स थी रेड कलर की, और उसके बाद एक येलो था और एक ग्रीन कलर का था, और इसको 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था पर्सी बेगन स्क्वायर पे लोअर सर्कुलर रोड कोलकाता।
तो ये इस जगह पर इसको फर्स्ट टाइम होस्ट किया गया था 7 अगस्त 1906 को। और ये जो फ्लैग था इसकी ये फीचर्स थे। नाउ टॉकिंग अबाउट 1921, कुछ चेंजेस है 1921 में। क्या हुआ, फ्रीडम फाइटर पिंगली वेंकैया ये महात्मा गांधी से मिलते हैं और प्रपोज करते हैं कि एक बेसिक डिज़ाइन क्या होना चाहिए फ्लैग का, जिसमें टू रेड एंड ग्रीन बैंड्स इन्होंने सजेस्ट करा। उसके 1931 में क्या हुआ, कई चेंजेस के बाद ट्राइकलर जो है वो अडॉप्टेड एज आर नेशनल फ्लैग। उसके बाद जो 1931 में तिरंगे को हमारा नेशनल फ्लैग घोषित किया गया। कांग्रेस की जो कांग्रेस कमेटी मीटिंग जो हुई थी कराची में 1931। 1947 की बात कर रहे हैं, इंडियन फ्लैग वाज अडॉप्टेड इन प्रेजेंट फॉर्म ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ऑन 22 जुलाई 1947। दो क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, किसने डिजाइन करा, इसका आंसर ये रहा, पिंगली वेंकैया। और कब अडॉप्ट किया गया जो आज हम तिरंगा फहराते हैं, 22 जुलाई 1947 को। Now talking about next thing, that is Family Courts Amendment Bill. Family Courts Amendment Bill, it is a very important topic for the law exams and law entrance test. तो क्या है बेसिकली ये अमेंड किया गया फैमिली कोर्ट्स एक्ट जो था 1984 का, जिसके अब क्या होगा, टू स्टेब्लिश द फैमिली कोर्ट्स इन हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में जो फैमिली कोर्ट्स है उनको स्टेब्लिश करने के लिए। फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 क्या है कि ये प्रमोट करता है कॉन्सलेशन, सिक्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स एंड फर्दर रिलेटेड मैटर्स। कि भाई जो फैमिली अफेयर्स एंड रिलेटेड मैटर्स होते हैं ना, उनको फैमिली कोर्ट्स के द्वारा सुलझाया जाए, सो दैट देयर कैन बी लेस बर्डन ऑन द regular courts. Even this is said by our honorable CJI for the mediation and conciliation and all these things, so that burden जो है वो थोड़ा कम किया जा सके, because there is already a lot more burden over the Indian courts. उसके बाद फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होगा, इट सीक्स टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फैमिली कोर्ट्स इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश with the effect from 15 Feb 2019 and the state of Nagaland with effect from 12 September 2008. It is a retrospective bill guys, retrospective amendment है ये। इसमें इसके तहत क्या होगा, हिमाचल प्रदेश में 15 फरवरी 2019 और स्टेट ऑफ नागालैंड में 12 सितंबर 2008 से फैमिली कोर्ट्स का इस्टेब्लिशमेंट हो। नेशनल एंटी डोपिंग बिल, नेशनल एंटी डोपिंग बिल की बात करते हैं। क्या है ये, इट इज टू लेट मी रिमूव दिस, इट इज टू क्रिएट अ स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। भाई एक लीगल फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया जाए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के लिए, नाडा के लिए, सो दैट जो डोपिंग होती है स्पोर्ट्स में उसको प्रिवेंट किया जा सके। सो ये नाडा क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी क्या है, ये सेटअप हुई थी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी एंड द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 24 नवंबर 2005 को, कि भाई फॉर विद द मैंडेट ऑफ फॉर डॉप फ्री स्पोर्ट्स इन इंडिया। भाई डॉप फ्री स्पोर्ट्स प्रमोट किया जाए इंडिया में, इसके मकसद से फॉर्म हुई थी 24 नवंबर 2005 को। लेकिन अब इसको स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के अंदर ला दिया गया है नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021 के तहत। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट टॉपिक, आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक, दैट इज PMLA एंड द सुप्रीम कोर्ट। PMLA बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आने वाला टॉपिक है नाउडेज, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ना कि ईडी की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और उसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इतने निकल रहे हैं ऑल्सो, इसकी वजह से हमें जानना ज़रूरी है कि PMLA है क्या, और सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट एक वर्डिक्ट भी आई है इसके रिगार्डिंग। सो बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, स्पेशली फॉर द लॉ एस्पिरेंट्स लाइक लॉ एंट्रेंस एग्जाम लाइक CLAT, LSAT, SLAT एंड ALET एंड ऑल दिस। सो बात करते हैं PMLA जो बेसिकली वर्डिक्ट आई है उसके बारे में बात करेंगे। तो वर्डिक्ट क्या थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को मान्यता दी है PMLA क्या, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का जो एक्ट था, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ठहराया गया है। अब जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ये इंपॉर्टेंट है जानना है, दैट इज की इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब ये क्या होती है, जैसे कि FIR जो होते हैं नॉर्मल केसेस भी हियर FIR एंड ऑल, सो जैसे वैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में ECIR जो होती है ये फाइल की जाती है इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। और इसको ना आप FIR से इक्वेट नहीं कर सकते, कोर्ट ने ये कहा सीधा सीधा कि भाई आप FIR को इससे कंपेयर नहीं कर सकते। और कहा सप्लाइंग एन ECIR इन एवरी केस टू द पर्सन कंसर्न्ड इज नॉट मैंडेटरी एंड इट्स इनफ इफ द ED एट द टाइम ऑफ अरेस्ट डिस्क्लोज द ग्राउंड ऑफ सच अरेस्ट। ये कहा भाई हर बार जरूरी नहीं, जैसे कि हम बोलते थे ना भाई FIR दिखाओ
इफ यू आर टेकिंग एनी एक्शन, सो पुलिस को कहा जाता है ना कि भाई FIR रिकॉर्ड। बट इन केस ऑफ दिस, इन केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, ECIR को हर बार शो करना, जिस पर्सन जो कंसर्न पर्सन है उसको शो करना, ये मैंडेटरी नहीं है। ये बहुत है कि ईडी अगर ये बता दे कि भाई तुम्हें अरेस्ट इस वजह पर किया जा रहा है, दैट इज सफिशिएंट, ये कोर्ट ने कहा। नाउ सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 ऑफ PMLA, इसके बारे में भी कोर्ट ने कहा कुछ। क्या कहा? मनी लॉन्ड्रिंग जो है एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है रिगार्डिंग द प्रोसेस or activity connected with the proceeds of crime which had been derived or obtained as a result of criminal activity relating to or in relation to a scheduled offense. Scheduled offense क्या है पहले ये जानते हैं। Scheduled offense are the offense that are like stated in some particular laws and all, जैसे कि IPC, these are all scheduled, जो भी उसमें offense दे रखे हैं, those are all scheduled offense under IPC, like murder 302, that is a scheduled offense under IPC, इसे कहते हैं। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इसको जानते हैं पहले। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहता है कि भाई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब है कि क्रिमिनल प्रोसीजर के सहारे के कारण और क्रिमिनल प्रोसीजर्स को यूज करते हुए, इफ एनी पर्सन is having some issue like with money and all, so that would be considered as the money laundering. So let me discuss this very quite deeply, that is money laundering क्या है, एक independent offense है, ये कहा गया। it is regarding the process or activity जो कि connected है procedure of crime और proceeds of crime जो कि derive किए गए हैं और obtained as a result of criminal activity. money that is derived from the procedure of crime, like a criminal activity that is listed as a schedule offense. एक criminal activity जो एक schedule offense है, उससे अगर तुम money को you are generating money, so that is all that is your money laundering offense under section 3. section 3 के अंडर offense क्या है? is independent section offense under section 3 is independent on the illegal gain of property as a result of criminal activity relating to schedule offense. भाई इस सब का निचोड़ हमें यहाँ देखने को मिल गया। अथॉरिटीज जो है 2002 के एक्ट जो है PMLA का, वो प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती है किसी व्यक्ति को ऑन अ नॉशनल बेसिस और ऑन द एजम्पशन। सिर्फ भाई एजम्पशन के बेस पर क्या राज तो लग रहा है, आज ऐसा लग रहा है कि ना these people have done some money laundering and all, so इनको ना अरेस्ट कर लेते। No, it's not just for national or assumption basis, there must be basis for that, a valid basis, but that's not important कि valid basis to be disclosed in the form of ESCR. getting it? now next is ED के बारे में कुछ कहा था कोर्ट ने, बिकॉज ED बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है इस समय पर। ED के बारे में कोर्ट की जस्टिफिकेशन वर्डिक्ट आई थी, दैट इज कोर्ट ने रिजेक्ट करा कि आर्गुमेंट दैट द ED अथॉरिटीज आर पुलिस ऑफिसर एंड हेंस अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय देम अंडर सेक्शन 50 ऑफ द एक्ट वुड बी हिट बाय आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज नो पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस shall be compelled to be a witness against himself. तो सेक्शन 23 को बारे में आर्टिकल 23 को जानते हैं। 23 क्लॉज 3 ऑफ 20 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि भाई कोई भी व्यक्ति अपने अगेंस्ट ही, सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहते हैं इसको आई थिंक, वो अपने अगेंस्ट ही विटनेस नहीं बन सकता है। सो दिस इज व्हाट सेक्शन क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 20 सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कोर्ट ने कहा कि भाई ED जो है दे आर नॉट पुलिस ऑफिसर, यू कैन नॉट कंपेयर देम विद पुलिस ऑफिसर, इसलिए जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी उनके द्वारा अंडर सेक्शन 50 सेक्शन 50 जो एक्ट का, वो कहता है कि भाई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये कहता है कि सेक्शन 50 के तहत जो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, सो दैट वुड बी हिट बाय आर्टिकल, मतलब वो आर्टिकल 23 के अंदर आएगी। दे कैन नॉट कंपेल अ पर्सन एन अक्यूज्ड टू बी द विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। सो बेसिकली ये कोर्ट ने कहा। सो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स टॉपिक अबाउट द जुलाई मंथ, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू प्रिपेयर देम, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स में। आई होप यू एक्चुअली लाइक द वीडियो गाइज। If you like the video guys, so please press the like icon, share the video the more you can, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर आप नए हो तो मस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और बेल आइकन सब्सक्राइब करोगे तो आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा ऐसे ही करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो सबसे पहले आपको मिलेगी। सो दिस वाज अ वीडियो बाय करंट अफेयर्स बाय कमल। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग द वीडियो।